Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। पर धुकुर धुकुर वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना हम दोनों को ना आप लोगों से बहुत बड़ा वाला थैंक यू कहना है हमारी लास्ट वीडियो को इतना ज्यादा प्यार करने के लिए एंड हमारी फीलिंग्स को समझने के लिए। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद ना वो वीडियो जरूर देखना। लाइफ के लिए ना आप लोगों को बहुत अच्छे लेसन मिलने वाले हैं। तो खैर अब आते हैं मुद्दे पर। तो आज की जो धुकुर धुकुर वाली वीडियो है ना, वैसी बहुत सारी वीडियोस हमने पास्ट में बनाई है, जैसे कि हॉन्टेड स्कूल, हॉन्टेड हॉस्टल, हॉन्टेड बिल्डिंग, हॉन्टेड हाउस वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज हम लोग आज इस वीडियो में क्लेम करना चाहते हैं कि आज की वीडियो की जो कहानी होगी ना वो प्रीवियस सारी वीडियो से ना बहुत ज्यादा अलग होने वाली है। एंड इस वीडियो की एक और यूएसपी है कि इसमें ना आज देसी भूत नहीं बल्कि विदेशी भूत का तड़का लगने वाला है। मतलब जो धुकुर धुकुर आंटी है ना उसके कंपटीशन में आज विदेशी धुकुर धुकुर आंटी आने वाली है। तो इट्स गोना बी टू मच फन। तो अब चलो ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं, फटाफट से वीडियो के लिए तैयार हो जाते हैं। पर उससे पहले आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लो और कान में ईयरफोन्स डाल लो और रूम की लाइट्स ना ऑफ कर लो, तभी तो मजा दुगना आएगा। और धुकुर धुकुर वाली आंटी कभी भी आ सकती, तो रेडी हो जाओ भाई। तो चलो दीदी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की जो स्टोरी है ना वो हमारे साथ हमारी एक बांग्लादेशी सब्सक्राइबर ने शेयर की है, क्योंकि ये स्टोरी बांग्लादेश की होने वाली है। तो चलो परंपरा के हिसाब से ना सबसे पहले उनका नामकरण कर देते हैं। तो आई थिंक उनका नाम रखना चाहिए सबा। और सबा हमें ये बताती है कि ये स्टोरी ना सबा की कोई पर्सनल स्टोरी नहीं है बल्कि सबा के एक बहुत करीबी रिलेटिव की स्टोरी है। मतलब कि जो सबा के पापा है ना उनके एक जिगरी यार है। जिगरी यार मतलब लंगोटिया यार। ऐसे तो हमारी जिंदगी में ना काफी दोस्त आते हैं एंड समय के साथ वो लोग चले भी जाते हैं, लेकिन कहा जाता है ना जो दोस्ती 7 सालों से ज्यादा टिक जाती है ना वो दोस्ती मरते दम तक साथ रहती है। तो सबा के पापा का भी ना कुछ ऐसा ही केस है। सबा के पापा के एक दोस्त है जिनके साथ उनकी जो दोस्ती है ना वो एकदम से जय वीरू वाली है। तो चलो सबसे पहले उनके पापा के दोस्त का नामकरण कर देते हैं, क्योंकि इस कहानी में मेन लीड तो वो और उनकी बीवी ही होने वाले हैं। तो उनका नाम रख देते हैं हम लोग अली अंकल एंड उनकी वाइफ का नाम हम लोग रख देते हैं जिन्नत आंटी। तो जिन्नत आंटी और अली अंकल है ना वो ढाका में रहते हैं एक बिल्डिंग में, एक अपार्टमेंट में, मतलब कि फ्लैट लेकर के। एंड वो जो फ्लैट था ना उनका रेंटेड फ्लैट था। तो जो अली अंकल है ना वो पेशे से एक गिटारिस्ट है, मतलब उन्हें गाने बजाने का ना बहुत ज्यादा शौक है और वही उनका प्रोफेशन भी है। मतलब कि आए दिन वो लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे एंड वहां पर वो गिटार बजाया करते थे, जिस कारण से जो अली अंकल का स्टूडियो था ना वो उन्होंने अपने घर में ही बना लिया था। और उनका जो स्टूडियो स्पेस था वो इतना ज्यादा सुंदर था ना कि सबा ने बताया कि दीदी क्या ही बोले, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। एंड अगर बात करें जिन्नत आंटी की, तो जिन्नत आंटी का जो काम था वो बाहर का काम था। मतलब वो मुश्किल से ना 4 से 5 घंटे ही अपने घर में बिताया करती थी, वो भी केवल सोने के टाइम पर एंड उठ करके ऑफिस जाने के लिए। अदरवाइज वो दिन भर बाहर रहती थी। एंड जिन्नत आंटी का जो ऑफिस था ना वो भी ढाका से ना 2 घंटे दूर था। मतलब आधा जिंदगी का वक्त तो ट्रैवल करने में ही निकल जाता था। एक बार की बात है, अली अंकल और जिन्नत आंटी ना रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अली अंकल तो जल्दी सो जाते हैं, पर उस रात ना जिन्नत आंटी को जल्दी नींद ही नहीं आती। तो वो क्या करती है, अपनी कमरे में ना खिड़की के बाहर आराम से बैठ के बाहर का नजारा लेने लगती है और अपने ही ख्यालों में डूब जाती है। तो इसी बीच क्या होता है ना कि उनके फ्लैट के 22वें या फिर 23वें मंजिल से ना एक बड़ी सी भारी सी लाल कलर की चीज ना उनके खिड़की से होते हुए जमीन पे धप से गिरती है। आंटी को भी 2 मिनट के लिए लगता है कि ये क्या हुआ। इसके बाद आंटी ये तो फील कर लेती है ना कि पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद आंटी बिना देरी किए जल्दी से अली अंकल को उठाती है और बोलती है कि सुनिए, जल्दी से पहले हम लोग बाहर निकल के देखते हैं, क्योंकि हमको क्या लग रहा है ना कि मेरे सामने अभी कोई चीज तो गिरी। इसके बाद अली अंकल बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुमको डाउट है तो चलो तुम्हारा शक दूर कर देते हैं। जैसे ही अंकल और आंटी बिल्डिंग से बाहर निकलकर नीचे की ओर जाते हैं ना, वो क्या देखते हैं कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और उस लड़की ने ना रेड कलर का शिमरी गाउन पहना है और साथ ही हाई हील्स पहने हैं।
इसी के साथ उस लड़की ने ना फुल मेकअप किया है विथ रेड लिपस्टिक और उसके सर से खून निकल रहा है और ऐसा लग रहा था ना कि वो ना उस रात कोई पार्टी में थी। एंड वहां पहुंचते ही सबसे पहले दौड़ते हुए जिन्नत आंटी उसके पास जाती है ये चेक करने के लिए कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं। एंड जिन्नत आंटी जा करके उसको पकड़ करके उसकी सांस चेक करती है, पर उस लड़की की सांसें ना अब बंद हो गई थी। अली अंकल जिन्नत आंटी को फटाक से पकड़ते हैं, उसे पीछे की ओर खींचते हैं और उन्हें बोलते हैं कि देखो ये सब मत छुओ क्योंकि ये पुलिस केस भी बन सकता है। उसके बाद उन्होंने अपनी सोसाइटी वालों को बुलाया, पुलिस को कॉल किया गया, एम्बुलेंस को बुलाया गया। एंड अली अंकल ही वो इंसान थे ना जिन्होंने उस लड़की को उठा करके एम्बुलेंस में डाला है, उस लड़की की बॉडी को। एंड हमें सबा बताती है कि अली अंकल के अकॉर्डिंग जब उन्होंने लाश उठाया था ना तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था ना कि ये कोई खाली बॉटल जिसमें केवल पानी हो, ठीक है। एंड हमें उसे उठाते तो कैसे हमें पानी फील होता है, सेम यही फीलिंग आ रही थी क्योंकि उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ना आई थिंक लड़की के शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थी, उसके शरीर में अब कोई भी वजन नहीं बचा हुआ था। ये सब चीज होने के बाद एम्बुलेंस चली जाती है, पुलिस भी वहां से चली जाती है, सारी जांच पड़ताल होती है। एंड पता क्या चलता है ना कि शायद ये सुसाइडल केस था, लड़की ने जीते जागते सुसाइड किया है होशो हवास में। उसके बाद सब लोग अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। ये चीज को भूल पाना जिन्नत आंटी के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि जिन्नत आंटी ही वो औरत थी ना जिन्होंने अपने आंखों के सामने ये सब कुछ देखा था। बट फिर भी अपने बिजी शेड्यूल में जिन्नत आंटी भी इन सब चीजों को अब धीरे धीरे भूल रही थी। अब तकरीबन ना इन सब चीजों को पार हुए 15-20 दिन हो गए थे। तो एक रात की बात है, जिन्नत आंटी ना अपने कमरे में सो रही थी और वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी क्योंकि उस दिन का उनका जो शेड्यूल था ना बहुत ज्यादा टाइट था, ऑफिस से वो बहुत ज्यादा थक करके आई हुई थी। तभी अचानक से रात के 2-3 बजे जिन्नत आंटी को क्या फील होता है ना कि शायद अली अंकल ने ना उन्हें सोते हुए पीछे से पकड़ा। जस्ट एग्जाम्पल, अगर जिन्नत आंटी ऐसे सो रही है तो अली अंकल ने उन्हें ऐसे पकड़ा, तो जिन्नत आंटी क्या करती है नींद में ही वो भी अली अंकल को पकड़ने के लिए मुड़ती है और वो भी उन्हें पकड़ लेती है। तो जब जिन्नत आंटी अली अंकल को पकड़ती है ना तो उन्हें बहुत वियर्ड सा कुछ फील होता है। ऑब्वियसली यार, एक वाइफ अपने हस्बैंड के टच को पहचानेगी, पर उस रात नींद में ही जिन्नत आंटी ने क्या फील किया ना कि ये टच उनके हस्बैंड का टच नहीं है। अली अंकल के बॉडी में ना बहुत ज्यादा हेयर थे, पर जिन्नत आंटी ने जिसे पकड़ा था ना उसके बॉडी में बिल्कुल हेयर नहीं थे और वो पूरी चिकनी बॉडी थी। साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि अली अंकल वो गिटारिस्ट, तो उनके जो उंगलियां थी ना और जो हाथ थे वो बहुत रुखड़े थे, मतलब कि बहुत रफ थे। पर जिन्नत आंटी ने जिसे पकड़ा था ना उसके हाथ बहुत नरम थे, जिन्नत आंटी से भी नरम थे। अब यहाँ पर जिन्नत आंटी को डाउट हो गया, लेकिन जिन्नत आंटी ने ना यहाँ बहुत हिम्मत से काम लिया और उन्होंने क्या किया, एक हाथ से तो उन्होंने पहले ही पकड़ा था, धीरे धीरे उन्होंने ना उसे दूसरे हाथ से भी पकड़ लिया और पकड़ने के बाद अपने दोनों पंजों में ना उन्होंने उसे दबोच लिया। दबोचने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्ला करके अली अंकल को बोलने लगी कि लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। जिन्नत आंटी की ये आवाज सुन करके ना अली अंकल दौड़ करके जाते हैं, लाइट ऑन करते हैं और अली अंकल क्या देखते हैं कि जिन्नत आंटी ना बस ऐसे हवा में हाथ करके लेटी हुई है और वो अली अंकल को बोल रही है कि देखो देखो कौन मेरे पास आकर के सो रहा है। अली अंकल बोलते हैं नहीं, तुम्हारे पास तो कोई नहीं है। जिन्नत आंटी जब ऐसे पकड़े हुए देखती है ना तो सच में कोई नहीं रहता है, लेकिन स्टिल जिन्नत आंटी को फील हो रहा होता है ना कि कुछ तो है, कुछ है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा पर कुछ है जिसको आर पार हम नहीं कर पा रहे। उसके बाद वो अली अंकल को आकर के बोलती है आओ तुम छुओ, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अली अंकल आते हैं, अली अंकल हाथ फेर करके देखते हैं, लेकिन अली अंकल को कुछ भी फील नहीं होता। उसके बाद अली अंकल क्या बोलते हैं ना कि जिन्नत आई थिंक तुम उस सदमे के बाद ना बहुत ज्यादा डर गई हो, तो इन सब चीजों को ज्यादा मत सोचो, ऐसी कोई चीजें नहीं होती है। उसके बाद जिन्नत आंटी ने बताया कि यार अली, मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई लड़की मेरे बगल में सो रही है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है। फिर भी अली अंकल बोलते हैं अरे यार, आज के जमाने में भी तुम ये सब चीजों पे बिलीव करती हो? सीरियसली ऐसा कुछ नहीं होता।
बस यहाँ की प्रॉब्लम है, दिमाग पे तुम ज्यादा जोर दे रही हो, ये सब मत सोचा करो। फिर जीनत आंटी ने भी सोचा कि हाँ हो सकता है, कुछ दिनों से मैं डिस्टर्ब तो रह ही रही हूँ, वर्क का प्रेशर भी है, इसलिए ध्यान इधर उधर हो गया होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना अब जीनत आंटी के मन में खौफ बन गया था। लेकिन ये बात तो आई गई हो गई, और जैसे कि दीदी ने वीडियो में पहले ही बताया कि जीनत आंटी ना घर में ज्यादा नहीं रहती थी, क्योंकि उनका काम मोस्टली बाहर रहता था। और जो अली अंकल थे वो म्यूजिक कंपोज करते थे, म्यूजिक बनाते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था ना कि अपने घर में ही प्यारा सा एक स्टूडियो बना लिया था और उसी में अपने सारे काम किया करते थे। तो एक बार की बात है, अली अंकल ना फ्लैट में अकेले थे, जीनत आंटी ऑफिस के लिए बाहर गई हुई थी और अली अंकल ना हेडफोन लगा के आराम से बैठ के ना कुछ गाने बजा रहे थे, कुछ म्यूजिक क्रिएट कर रहे थे। तो इसी बीच क्या होता है ना कि 1-2 घंटे अली अंकल ने जब काम किया ना तो उन्होंने सोचा कि रुको थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने अपने कान से हेडफोन निकाले और वहीं पर बैठ के कुछ अपने काम से ना रिलेटेड सोचने लगे थे। इसी बीच ना उनके कान में पता है क्या सुनाई देता है कि उनके कमरे का जो हॉल है ना वहां बैठ के कोई ताली बजा रहा है। अली अंकल को 2 मिनट के लिए क्या लगता है ना कि तब से हम ध्वनि सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं ना, तो मे भी मेरा कान बज रहा होगा। फिर भी वो 2 मिनट के लिए अपना गिटार हेडफोन साइड करके ना हॉल में जाते हैं चेक करने के लिए कि वहां पर कोई है कि नहीं, पर वहां पर कोई नहीं रहता। इसके बाद अली अंकल फिर से अपने स्टूडियो आ जाते हैं। स्टूडियो में जैसे ही वो बैठते हैं और सोचते हैं कि अपना काम हम फिर से स्टार्ट करें, इसके बाद एक जवान लड़की की ना प्यारी सी हंसी, और जिसे बोलते हैं ना कि खिलखिला के हंसना, वैसी हंसी ना अब अली अंकल को सुनाई देने लगती है। जैसे कि समझो कि कोई लड़की ना रिझा रही हो। अब अली अंकल को यहाँ पर थोड़ा डर लगने लगता है। इसके बाद अली अंकल फिर भी हिम्मत करके बाहर जाते हैं। जैसे ही अली अंकल ना अपने कमरे का दरवाजा खोल के बाहर देखते हैं कि कहीं कोई लड़की तो खड़ी नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज आती है कि इस फ्लोर में तो बस हम लोग रहते हैं, यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को समझाया कि मे भी आस पड़ोस से ये आवाज आई होगी। इसके बाद वो चुपचाप से स्टूडियो चले गए और चुपचाप से जीनत आंटी का ना घर आने का वेट कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही आंटी घर आती है, अली अंकल ना सारी बात जीनत आंटी से शेयर करते हैं और बोलते हैं कि देखो आज मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ। तब जीनत आंटी भी बोलती है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि हम भी रात में किसी लड़की के ना हंसने की, खिलखिलाने की आवाज सुनते हैं। और फिर भी अली अंकल ना स्टड बन रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ होता होगा, फिर भी तुम ज्यादा सोच रही हो, ये सब कुछ होता नहीं है, चुपचाप से अब ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, हम लोग अब जल्दी से सो जाते हैं। अली अंकल की अंदर में ना थोड़ी सी फट गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ को ये दिखाना नहीं चाहते थे कि मेरे को डर लग रहा है। इसके बाद उसी रात वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही अली अंकल ना गहरी नींद में सो जाते हैं, उन्हें क्या फील होता है ना कि उनके कान के बगल में कोई ना सांस ले रहा है। और ये बात तो सबको पता है कि कोई भी इंसान अगर किसी इंसान के पास जाके अगर गहरी सांसें ले ना, तो वो गर्माहट जो होती है ना वो सबको फील होती है। तो अली अंकल को भी ना ऐसा ही फील हुआ कि उनके गर्दन और कान के पास ना कुछ गर्म सा लग रहा है। इसके बाद वो जैसी आंख खोले ना, वो अपने सामने क्या देखते हैं कि एक सुंदर सी लड़की खड़ी है फुल मेकअप में और प्यारा सा शिमरी रेड गाउन पहन के। ऐसा लग रहा था ना कि उसके फेस से ना अलग से कहीं से लाइट चमक रही है और वो अली अंकल को देख के ना हंसे जा रही है। ये जो घटना थी ना वो ठंड की थी और इस टाइम ना अली अंकल के कमरे में ना तो एसी ऑन थी ना ही कोई पंखा, लेकिन फिर भी उस लड़की के बाल ना एकदम स्लो मोशन में उड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था ना कि वो अली अंकल को रिझाने की कोशिश कर रही है और वो अली अंकल को बोल रही थी कि मेरे पास आओ, और बहुत ही खिलखिला रही है। और ये नजारा देख के ना अली अंकल तुरंत से चिल्ला देते हैं और अली अंकल के चिल्लाने की आवाज सुन के जीनत आंटी तुरंत से उठ जाती है और जा करके लाइट ऑन करती है। जैसे ही लाइट ऑन होता है ना, कमरे में कोई भी नहीं था और अली अंकल की तो सिट्टी पिट्टी पूरी तरीके से गुम हो गई थी। अब अली अंकल को समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, क्योंकि अली अंकल ने ना सेम वो चीज
चीज फील किया था जो कुछ दिन पहले ना जीनत आंटी ने फील किया था। फिर अली अंकल ने सारी बात जीनत आंटी को बताई एंड जीनत आंटी ने फिर उनसे यही कहा कि अब हमारा यहाँ इस रात में अभी यहाँ ठहरना सही नहीं है, तो क्यों ना हम लोग अभी सबा के घर चलते हैं और आज की रात कम से कम ना सबा के घर पर निकाल लेते हैं। उस वक्त इमरजेंसी में अली अंकल सबा के घर पर फोन लगाते हैं एंड रात के 2 से 3 बजे तकरीबन वो लोग सबा के घर में शिफ्ट हो जाते हैं एंड उस रात वो लोग सारी बात ना सबा के परिवार को बताते हैं। सबा के मम्मी और सबा के पापा ये सारी चीजें जानने के बाद उन्हें ये समझाते हैं कि आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया, अगर पहले बता देते ना तो हम लोग आपकी हेल्प भी कर देते, पर कोई बात नहीं है, सुबह होने देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्या उपाय किया जाए। सुबह होती है, वो लोग एक मौलाना साहब के पास जाते हैं। मौलाना साहब को वो उसी फ्लैट में अपने कमरे में ले जाते हैं। मौलाना साहब ना उन लोगों से बोलते हैं कि आपके घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो मेरे को फील हो रहा है, लेकिन क्या गड़बड़ है ना वो पकड़ में नहीं आ रही है, क्योंकि जो भी आत्मा है, जो भी शक्ति है वो काफी ज्यादा ताकतवर है और वो मुझे अपना पहचान पता लगने ही नहीं दे रही है। उसके बाद क्या होता है ना, अली अंकल और जीनत आंटी इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो लोग सोसाइटी में ना सारे लोगों से ये सब चीजें जाके शेयर करते हैं। और आपको पता है उसके बाद और क्या पता चलता है कि अली अंकल वाज नॉट दी ओनली टारगेट। अली अंकल के अलावा ऐसे बहुत सारे मर्द थे ना जिन्हें सेम ताली की आवाज सुनाई देती थी, एक कुंवारी लड़की के खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती थी और रेड गाउन में एक सुंदर सी लड़की दिखती थी जो उन्हें अपने पास बुलाती थी, रिझाने की कोशिश करती थी, लेकिन डर के मारे ना कोई भी उसे टोकता नहीं था और चुपचाप से इन सब चीजों को अनदेखा करके इग्नोर करते आ रहा था। और ये चीज किसी 1 2 3 4 नहीं बल्कि उस सोसाइटी में रह रहे सारे मर्दों के साथ हो रही थी। उसके बाद मौलाना साहब आते हैं, आने के बाद वो बोलते हैं अच्छा मुझे अब पूरी बात बताओ कि आखिर ये लड़की कौन थी। पर सोसाइटी में ना उस लड़की से कोई भी ज्यादा बात नहीं करता था। वो लड़की ना एक वर्किंग वुमेन थी, वो चुपचाप से ऑफिस आती थी, ऑफिस से घर जाती थी और जब भी वो घर में रहती थी कमरे के अंदर ही बंद रहती थी। एज सच उस सोसाइटी में उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन हाँ पड़ोसियों ने ये बताया था ना कि जिस रात ये घटना हुई थी ना उस रात उस लड़की ने अपने पूरे एंट्रेंस को सजाया हुआ था, बहुत ज्यादा खुश भी लग रही थी और बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे खाने के सामान को ऑर्डर भी किया था, साथ ही साथ बहुत सारे चॉकलेट्स और वाइन्स भी मंगवाए थे। तो मौलवी साहब ने क्या बोला ना कि अब इस लड़की के बारे में ना कुछ ज्यादा पर्सनल बातें जानने की जरूरत है, अदरवाइज हम लोग जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद लड़की के ऑफिस में पता लगाया गया उसके कलीग से, तो उसके कुछ दोस्तों ने क्या कहा ना कि जिस रात उस लड़की ने सुसाइड किया था ना उस रात ही वो अपने एक लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने वाली थी शादी के लिए एंड इसीलिए उसने इतना सारा डेकोरेशन किया था, इतने सारे पकवान मंगवाए थे और साथ ही साथ उसने ना एक रिंग भी खरीद करके रखी हुई थी एंड ये सारी चीजें ना उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक सरप्राइज था। जब उसका बॉयफ्रेंड आता है ना एंड वो लड़की उसे प्रपोज करती है शादी के लिए, लड़के ने साफ साफ मना कर दिया। उसने बोला अरे यार हम लोग तो बस एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे ना, तुम ये सब शादी वगैरह में कहाँ पहुंच गई। और ये सुनने के बाद ना लड़की का दिल टूट गया, क्योंकि वो 6-7 सालों का रिलेशन था, किसी 6-7 दिन का रिलेशनशिप नहीं था। एंड सदमे में उस लड़की ने क्या किया ना, उस लड़के के जाने के बाद खुद को संभाल नहीं पाई और 23वें मंजिले से कूद करके उसने अपनी जान दे दी। और इसीलिए इसी रीजन के कारण ना वो लड़की इतना फुल मेकअप में थी, हील्स उसने पहन रखा था और फुल ऑन गाउन पहन करके थी। इतना जानने के बाद ना अब सबको समझ में आ गया था कि अच्छा तो ये माजरा है। उसके बाद ना मौलवी साहब ने काफी सारी प्रक्रियाएं किए, लेकिन फिर भी वो लड़की अभी भी किसी के पकड़ में नहीं आ रही थी। पता नहीं वो जो एनर्जी थी वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसके बाद धीरे धीरे उस लड़की का आतंक उस सोसाइटी में इतना ज्यादा बढ़ गया था ना, मतलब सारे मर्दों के पास जाके वो बोलती थी मुझसे शादी कर लो, क्योंकि उसकी जो रूह थी ना, उसकी जो आत्मा थी वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। अकेलेपन के कारण ही ना उसने सुसाइड किया हुआ था। डर के मारे पूरी सोसाइटी धीरे धीरे खाली होती गई। लेकिन जो मकान मालिक था, मतलब जो ओनर था, वो अपना घर छोड़े भी तो कैसे छोड़े। तो एक रात की बात है जब पूरी सोसाइटी खाली हो गई थी ना, तो उस रात ना उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं था सिवाय उस मकान मालिक के
एंड उसके ड्राइवर के। ऑल्दो ड्राइवर कभी भी उस बिल्डिंग में रहता नहीं था, पर पता नहीं उस रात क्या रीजन थी, उस ड्राइवर ने गाड़ी को गराज में लगाया और गराज में वो गाड़ी को लॉक करके गाड़ी के अंदर ही सो गया। और रात में पता है क्या होता है, पता नहीं किस रीजन से उस बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट होती है एंड पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। एंड जो मकान मालिक का घर था एंड जो गराज था ना, वो भी पूरे तरीके से जल जाता है, क्योंकि गराज में ना और भी काफी ज्यादा गाड़ियां थी एंड सब में पेट्रोल भरा हुआ था। रात का टाइम था, किसी को इंस्टेंटली नहीं पता चलता है कि अच्छा फ्लैट में आग लग गई है। जब तक लोगों को पता चलता है ना, काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। उसके बाद क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाया जाता है, वो लोग आग वाग बुझाते हैं। एंड जब गाड़ी खोली जाती है तो पता है उसमें क्या मिलता है, ड्राइवर बेचारा सीट पे बैठे बैठे सो रहा था, उसका बस स्केलेटन बचा हुआ होता है, मतलब उसकी पूरी बॉडी ना गल के चू गई होती है। जो मकान मालिक रहते हैं, जो मतलब कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं ना, 2 ही जन थे, वो लोग भी जल करके उसमें मर गए होते हैं। उसके बाद फिर से मौलवी साहब को बुलाया गया, उस बिल्डिंग को दिखवाया गया एंड उसके बाद मौलवी साहब ने साफ साफ बोल दिया कि ये पूरी तरीके से श्रापित बिल्डिंग है। वो आत्मा जो है ना, वो एनर्जी, वो रूह इतनी ज्यादा गुस्सैल है ना कि अगर वो अकेली रहेगी, अगर कोई मर्द उसके साथ नहीं रहेगा ना, तो धीरे 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 वो सब कुछ तबाह कर देगी। और सिंस की पूरी बिल्डिंग खत्म हो चुकी थी ना, उस गुस्से में उसी आत्मा ने शायद ये आग लगाया था और उस ड्राइवर और मकान मालिक के मौत की जिम्मेदार वही आत्मा थी। सबा ने हमें ये भी बताया कि पता है दीदी, उस लड़की ने ना अली अंकल को और जीनत आंटी को ना बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। और उस लड़की का जो प्रेजेंस होता था ना, वो सबसे ज्यादा ना अली अंकल फील करते थे। ऐसा क्यों, आप लोग भी समझ गए होंगे, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जब उस लड़की ने सुसाइड किया तो सबसे पहले उसकी लाश को किसने छुआ था, जिन्नत आंटी ने। इसीलिए उसी गलती के कारण ना उसका कनेक्शन एक जीनत आंटी से बन गया होगा, जिसके कारण उनका जो पहला टारगेट था वो अली अंकल और जीनत आंटी थे। खैर, अब वो जो बिल्डिंग है ना, वो पूरी तरीके से हॉन्टेड है, लोग उसके आसपास भी नहीं रहना चाहते। इस घटना को हुए 4-5 साल हो गए हैं एंड 4-5 सालों में ना काफी ऐसी कोशिशें की गई है कि उस बिल्डिंग को बेच दिया जाए या फिर कुछ निपटा दिया जाए, लेकिन जब किसी ने उस बिल्डिंग को खरीदने की कोशिश की है ना, उसके साथ बहुत बुरी घटना हुई है। एंड वो बिल्डिंग आज भी ढाका शहर में है और लोग ना उससे बहुत ज्यादा डरते भी है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आप बताना, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी हॉन्टेड बिल्डिंग या हॉन्टेड फ्लैट है क्या? और इस कहानी से ना एक चीज आप लोग ना समझ लो, कहा जाता है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। नए हो हमारे चैनल पे और ये फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।